मुझे याद है मैं पटना में एक प्ले किया था और हिंदुस्तान अखबार में एक लाइन लिखी, जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, कि पंकज त्रिपाठी में एक्टिंग की अपार संभावनाएं हैं। उस अखबार की एक लाइन की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं इस बातचीत के दरमियान भी कभी रो सकता हूँ। ये जिस स्टेज पे आते के साथ मेरे पास एक रोने का क्षण आ गया था। वो बड़ा निजी है। जब भास्कर का उन्होंने दिया आहा जिंदगी, जो जिस पत्रकार ने वो इंटरव्यू किया है, लिखा है, वो नहीं है इस दुनिया में। चंडीधर शुक्ला उनका नाम था। अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाता हूँ, अच्छी बात है, नहीं संभालना चाहिए। ये आज कोई सेल्फी चाहता है, 10 साल पहले कोई नहीं चाहता था। इसी भोपाल में अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन पे उतरा था और बैग लेके भारत भवन चला गया था नाटक करने। मुश्किल से 150 लोग आए थे। तो और आज से फिर 15 साल बाद वापस मैं अब्दुल्लागंज में उतरूंगा, भारत भवन जाऊंगा, वापस 150 लोग रहेंगे। जहां भी हूँ, पॉपुलरिटी के भी जिस दौर में या कैरियर के जिस दौर में, इसकी कल्पना नहीं की थी कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा कि भारत में लोग मुझे जानने लगेंगे। मैं 46,000 रुपये लेके गया था मुंबई और बहुत जल्द खत्म हो गया। महंगा शहर है वो, पर मुझे नहीं आया ऐसा ख्याल सर कभी भी। मेरी पत्नी पढ़ाती थी तो मैं लड़कों से बोलता हूँ कि योग्य लड़कियां चुनना, ताकि तुम्हारा कि आपने शुरुआत में ताली बजा दी थी, वो टाइम बताने पे तो मैं फिर से उसी अंदाज में शुरुआत करता हूँ कि 5 बजे लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में पंकज त्रिपाठी जी का तहे दिल से स्वागत किया गया। पंकज जी के लिए 2 लाइनें याद आती हैं कि हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। पंकज जी यंगस्टर्स के साथ हैं हम लोग भी यंगस्टर ही हैं, लेकिन थोड़ा जिंदगी में आगे निकल आए हैं, थोड़ा अनुभव ले लिया है। आपकी एक बात जो मुझे लगता है कि हर यंगस्टर तक पहुंचनी चाहिए, जहां आप कहते हैं कि भोजन है जीवन, जितनी धीमी आंच में पकेगा उतना ही सुपाच्य होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस एंड स्लो प्रोसेस, वो कितना जरूरी है। आजकल ना सबको 2 मिनट में सफलता चाहिए। ये एक चीज है जो मैं चाहता था जिससे शुरुआत हम करें। द इम्पोर्टेंस ऑफ कि लगे रहो, घिसते रहो। सफलता को जब आना है वो आएगी। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां पदेषु कदाचन मां कर्म फले तो भूमाते संगो सभी कर्मण्य, जो गीता का दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है, वो दुनिया की शायद सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस है। आपके विचार और आपका मैसेज। नमस्ते आप सभी को। धन्यवाद। अब आज मैं कालीन भैया नहीं, एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बातें करूंगा और मैं चाहूंगा कि इस कमरे से निकल के सब मोटिवेटेड होके जाएं और इतना मोटिवेटेड हो कि बाहर चलने नहीं, उड़ने लगे। हाँ, इस सभागार से निकलने के बाद। तो बड़ी बढ़िया प्रश्न किया सर ने। मेरे ख्याल से ज़्यादातर विद्यार्थी हैं, आगे कुछ मुझे शिक्षक दिख रहे हैं, पर पीछे सब विद्यार्थी ही हैं। तो मैंने पहले कभी बात कही थी और वहीं आज दोहराऊंगा इस प्रश्न के उत्तर में, कि जब कोई भी बीज, मान लीजिए चने का एक सीड, चना का एक दाना जमीन में दबता है, तो वो उस वक्त हो सकता है कि उसको घुटन हो कि मैं अंधेरे में हूँ, दबा हुआ हूँ, सर्वाइवल पे संकट लगे। लेकिन वहीं थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो धीरे से स्प्राउट बनता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है। जो भी दाना हो, चाहे चने का हो या पीपल का हो या बरगद का हो। तो विद्यार्थी जीवन में अनिश्चितताएं बहुत होती हैं। वो तो खैर अनिश्चितताएं आगे भी होती हैं, हमारे जीवन में भी हैं। तो इस वक्त में मुझे लगता है कि कोई दबाव महसूस हो रहा हो कि यहाँ से पढ़ाई करके पत्रकारिता की, फिल्म मेकिंग की। मुझे एक लड़का मिला पटना का है, यहाँ पत्रकारिता फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है।
तो तब मुझे पता चला कि माखनलाल चतुर्वेदी तो पत्रकारिता के लिए मशहूर था, फिल्म मेकिंग होने लगा, मैं कल जाना। तो आप समझिए कि आपके जीवन में जो संकट आए हैं वो संकट सिर्फ ग्रो करने के लिए आए हैं। आपका काम है थोड़ा फेवरेबल कंडीशन देना उस वक्त। उसके लिए जरूरी है धीरज, उसके लिए जरूरी है धूप, उसके लिए जरूरी है पानी, और हमारे बस यही है। तो थोड़ा धीरज रखें। इंस्टेंट कुछ नहीं होता। इंस्टेंट जो खाना होता है वो पाचन के लिए और सेहत के लिए खराब होता है। इंस्टेंट जो वीडियो होता है वो भी छोटे समय के लिए डोपामाइन दे देगा, वो रील्स लंबे समय के लिए खराब है। तो रील देख लो, 2-4 देख लो, बट वापिस आ जाओ जीवन में। जीवन की ग्रोथ कहाँ से होगी? वो रील से नहीं होगी, वो फील से होगी। तो फील पे ज्यादा ध्यान दें। जड़ों को मजबूत करें और चोट सहना सीखें। जैसे वो कहते हैं ना कि एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। तो चोट सहना और इंतजार करना, ये 2 चीजें आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। एक चीज जो आज की पीढ़ी को और समझना जरूरी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फेलियर्स। इसके बारे में मैंने आपसे बात भी करी थी कि हमको इनको ये सिखाना है, ये बताना है। एक तो मेरा ऐसा मानना है कि फेलियर तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप किसी सफर पे चले हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और आप यहां आकर कहीं गिर जाते हैं तो आप फेल नहीं हुए, आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये आपके जरिए ये मैसेज मैं पहुंचवाना चाहता हूं कि कितना जरूरी है फेलियर को एक्सेप्ट करना। ये एक्सेप्ट करना कि ये जिंदगी का हिस्सा है, ये आता रहेगा। उससे अनुभव लिए और आगे बढ़ गए, उसमें बैठे। क्योंकि मैं इसका भुगभोगी हूं, बाय द वे। एक टाइम था जब मैं एक फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर पाया, 6 साल अल्कोहलिक बना रहा, मरते मरते बचा, सिर्फ इसलिए कि एक फेलियर से मुझे। सो देयर इज अ सेइंग व्हिच सेज दैट फेलियर इज जस्ट एन इवेंट, नॉट अ पर्सन। हम लोग क्या करते हैं कि उसको पर्सनली ले लेते हैं कि हाय हम फेल हो गए, हम फेलियर हैं। आपके अभिनय जीवन में तो मैं 6 साल से अभिनय कर रहा हूं, तो मैं समझ पाता हूं कि क्या जर्नी होगी एक अभिनेता की। कितने फेलियर्स आपने देखे होंगे और आज भी आई एम श्योर आते ही रहते हैं। आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है उसमें? जीवन है तो फेलियर और सक्सेस दोनों होगा। जीवन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये तो हिस्सा है फेलियर सक्सेस। हाउ टू हैंडल फेलियर में बहुत किताबें हैं। अभी एक सज्जन मिले थे अबू धाबी से, इन्वेस्टमेंट समिट में आए थे सर। तो मेरे किसी मुंबई के दोस्त के जानने वाले हैं, तो मुझे मिले। उन्होंने पूछा इतना ग्राउंडेड कैसे रहते हो, इतना सहज कैसे रह लेते हैं आप? तो मैंने बोला कि हाउ टू हैंडल फेलियर पे बहुत मोटिवेशनल किताबें और वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। हाउ टू हैंडल सक्सेस पे कोई पॉडकास्ट नहीं मिलेगा। तो ये मैं जानता हूँ कि तो जीवन है तो आएंगे, वो सारी चीजें आएंगी, मतलब असफलताएं भी आएंगी। आप उनको ये भी नहीं मान लेना है कि बस हो गया जीवन का ये लास्ट ही है, कुछ नहीं है। वो धूप छाया चलते रहता है जीवन में। वो आप सिंसियर रहेंगे, आप हार्डवर्किंग रहेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, तो अपने आप सारी चीजें चैनलाइज हो जाती हैं और मार्ग बन जाते हैं। मैं हिंदी इलाके का, हिंदी मीडियम का, पूरे जीवन सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र, जो एक क्राइटेरिया है फिल्म इंडस्ट्री में सेट होने की, उस मापदंड में मैं कहीं नहीं आता था, दूर दूर तक नहीं आता था। तो मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं ये मान के बैठ चलूं कि हमारे बस की बात है नहीं, या कई लोग बोलते हैं कि तुम बोलते हो तो तुम्हारे अंदर बिहारी साउंड होता है। मैं बोलता हाँ, मैं बिहार से हूं तो बिहारी साउंड होगा ही। वो माइनस पॉइंट नहीं है, वो प्लस पॉइंट है। हम अगर पंजाब के हैं और हम में पंजाबियत की साउंड ना हो, हम एमपी के हैं और हम पे हमारे बातचीत में, हमारे आचरण में एमपीयत ना हो, तो फिर गड़बड़ी है। तो वो हमारी पहचान है, हमारी ताकत है, हम चाहे जिस प्रदेश के हों, जिस भाषा के हों। तो मैंने उनको अपनी कमियां नहीं, अपनी ताकत समझी कि नहीं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी ताकत है। तो फिर धीरे धीरे मार्ग बनते गए, प्रयास करता रहा, छोड़ा नहीं। मैं एक्सप्लोर करता रहा कि मैं कैसे, एक्टिंग में सब कुछ हो चुका है, तो मैं क्या करूं कि लोगों को पसंद आ पाऊं।
तो मैं वो खोज रहा था। मेरे सीनियर है टीकम जोशी जी, जो एमपी ड्रामा स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो जब मैं पढ़ता था तो 3 साल वहीं थे रेपेट्री के। ए ग्रेड मतलब शानदार एक्टर थे रेपेट्री में। हमने इनका प्लेस भी देखा है रेपेट्री में भी, 3rd ईयर में भी जब ड्रामा स्कूल में। तो आप जब इनकी परफॉर्मेंस हो भोपाल में जरूर देखिए, जो स्टेज पे आते हैं ये जादू करते हैं। तो वही कि हाँ, मैं भूल जाता हूँ सवाल कई बार, कहीं और चला जाता हूँ। हाँ, तो आप मुझे मैं भी भूल गया, पकड़ के ला देना। सब भूल गए, सब मतरुक्त हैं आपकी बात सुन के। नहीं, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो यही है बस, कुछ नहीं। जीवन है तो सब आता जाता रहेगा। फेलियर पे ही बात करते हुए, शुरुआती दौर में आपकी मेजर सक्सेस गैंग्स ऑफ वासेपुर से शुरू होती है, पर जर्नी उससे बहुत पहले शुरू हो गई थी। वो जर्नी अगर थोड़ी सी इन लोगों को मोटिवेट, बच्चों को मोटिवेट करने के हिसाब से, और उस जर्नी में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? कई बार शायद वो भी काम किया हो जो घर आके वापस खुशी ना मिली हो, यू डोंट फील सेटिस्फाइड। कई बार वो काम भी होता है जब आप घर आके आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर पर्दे पर आप जब उसको देखते हैं तो आया और चला गया टाइप। पता नहीं, मेरा कुछ तो बुनावट मेरी अलग थी। मुझे कभी 8 साल तक मुंबई में बिना काम के रहा और रोज ऑडिशन देने जाता था। आराम नगर एक इलाका है अंधेरी वेस्ट में, बहुत सारे कास्टिंग। उस वक्त तो उतनी कास्टिंग की दफ्तरें ऑफिस नहीं थे। फिर ये कौन से 8 साल थे? 2004 से 12 तक। इनफैक्ट आफ्टर वसेपुर भी मेरा सेम संघर्ष चालू था। वसेपुर आई, लोगों ने प्रशंसा कर दी, मेरे पास पीआर मैकेनिज्म नहीं था, तो सब बोलते थे अखबार में कैसे छपूं, मुझे मालूम नहीं था। आप लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे पत्रकार बनेंगे तो जरूर। अब तो खैर दुनिया बदल गई है, सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी आपको जहां टैलेंट दिखे उसके बारे में लिखना, पढ़ना, बातें करना। तो उससे क्या होता है कि एक प्रोत्साहन मिलती है उस टैलेंट को। मुझे याद है मैं पटना में एक प्ले किया था और हिंदुस्तान अखबार में एक लाइन लिखी, जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, कि पंकज त्रिपाठी में एक्टिंग की अपार संभावनाएं हैं। उस अखबार की एक लाइन की वजह से आज मैं यहां बैठा हूं। मुझे लगा कि अखबार में नाम एक कहानी पढ़ी थी पहले, ये अखबार में ये बात लिख दिया कि मुझ में अपार संभावना है। उस एक लाइन ने मेरे अंदर इतनी मोटिवेट कर दिया, इतनी हौसला भर दिया कि ये बात अखबार में छप गई है, तब तो संभावना होगी ही। और मैंने अपने दिमाग में फीड कर ली और फिर आज आपके सामने कालीन भैया आ गए। सर, एक आपके थिएटर के दिनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। थिएटर के दिनों में आपने फेमिनिन कैरेक्टर्स भी किए हैं, कितना जरूरी है उसको एक्सप्लोर करना, द फेमिनिन साइड, नॉट ओनली ऑफ एन एक्टर बट एज अ पर्सन, कि वो क्या आपके अंदर ऐड करता है? आप बहुत सब मैस्कुलिन बने रहते हैं तो वो साइड हम शायद उसको दबा देते हैं, और हमारा समाज में वैसी कंडीशनिंग है, यानी लड़का है तुम कैसे रो सकता है। इस विषय पे मैं अभी बिग एफएम पे एक शो किया, धुन बदल के तो देखो, जिसमें 8 अलग अलग पॉइंटर्स थे कि हम मर्दों को बहुत कंडीशन कर दिया गया है बचपन से कि पुरुष हो तो रोते नहीं, रोना नहीं चाहिए, लड़का होकर रोता क्यों है, या फिर खिलौने की चॉइसेस कैसी हैं, या कपड़े कैसे पहनते हो। तो कुछ तो है ही भ्रांतियां कि पुरुष होकर रो लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रो लेने से हम थोड़े हल्के हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, मन का मैल और मलाल दूर हो जाता है। तो मैं तो रोता हूँ, मैं इस बातचीत के दरमियान भी कभी रो सकता हूँ। ये जिस स्टेज पे आते के साथ मेरे पास एक रोने का क्षण आ गया था, वो बड़ा निजी है। जब भास्कर का उन्होंने दिया आहा जिंदगी, जो जिस पत्रकार ने वो इंटरव्यू किया है, लिखा है, वो नहीं है इस दुनिया में, चंडीधर शुक्ला उनका नाम था। ये अच्छा सीन होता है, कोई रोने लगे तो पानी दे दो। मैं अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाता हूँ, अच्छी बात है, नहीं संभालना चाहिए। तो उनके निधन के 6-8 महीने बाद मैंने उनकी पत्नी से बात किया। मैं एक भास्कर के पत्रकार को बोला कि मुझे, खैर ये निजी बातें हैं, बताना नहीं चाहिए,
नहीं तो लगता है कि व्यक्ति अपनी महिमा मंडन करने में और अपनी ही इसमें लगा है। तो वो मेरा निजी था, तो मैं बोला कि रोना चाहिए, और रोने का क्षण मुझे मिला था, इसलिए कहानी याद आ गई और मैं थोड़ा भावुक हो गया। तो ये होना चाहिए, ये चीजें हम मानव को मानव रहने देती है। हमें करुणा, सिंपैथी, इम्पैथी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मुझ में तो थोड़ी अधिक है। कहते हैं कि जो फल में, पेड़ में फल लग जाए वो पेड़ झुक जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा झुक गया था और झुका रहता हूं। फिर मुझे डर लगता है कि ये कलयुग है, कोई आके पेड़ फल न तोड़ ले, ज्यादा झुकोगे तो ये भी सावधानी रखनी है कि हमें कितना झुकना है और कहाँ झुकना है। सर 46,000 रुपए लेके बंबई आए थे। एक समय ऐसा है जब 10 रुपए बचे जेब में, तो क्या स्थित प्रज्ञ हो गया था मामला कि ना 46,000 में कोई ऐसा वो था, ना 10 रुपए में कोई गम था? या कभी ऐसा आया कि यार ये कहीं वापसी जाने का संकेत तो नहीं है, या ये जर्नी यहीं तक थी? ऐसा कभी ऐसा ख्याल, इस तरह की नेगेटिविटी कभी आई? नहीं, पहले कभी नहीं आई मुझे। मैं 46,000 रुपए लेके गया था मुंबई, और बहुत जल्द खत्म हो गया। महंगा शहर है वो, पर मुझे नहीं आया ऐसा ख्याल सर कभी भी। मेरी पत्नी पढ़ाती थी, तो मैं लड़कों से बोलता हूँ कि योग्य लड़कियां चुनना, ताकि तुम्हारे संघर्ष में घर चलाने की चिंता ना हो। तो मेरी पत्नी वो आने वाली थी, बच्चे के इम्तिहान की वजह से नहीं आ पाई, तो वो चल जाता था, सब ठीक था। एक छोटी सी बाइक थी, वो आज भी है मेरे पास, टीवीएस की, तो उसको अभी दुरुस्त करके रखा हूँ। आरटीओ के हिसाब से लाइफ खत्म है, फिर भी रखता हूँ मैं उसको साथ में। तो नहीं, अभी कभी ऐसा नहीं लगा कि बस हो गया। मुझे अपने अंदर विश्वास था कि नहीं, मेरे को जिस दिन मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा, मैं अपनी क्राफ्ट मतलब एक्टिंग की जो मैंने बारीकियां सीखी हैं, उनसे कुछ तो कर ही लूंगा। हाँ, मैं आज जहां भी हूं, पॉपुलैरिटी के भी जिस दौर में या कैरियर के जिस दौर में, इसकी कल्पना नहीं की थी कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा कि भारत में लोग मुझे जानने लगेंगे। मेरी बेसिक ड्रीम्स छोटे थे कि छोटा सा घर हो जाए, छोटी सी गाड़ी हो जाए, परिवार ठीक से चल जाए, इतना ही था। परमात्मा ने उससे बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत अधिक दे दिया, और उसकी शिकायत नहीं है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड है, थैंक्स है भगवान। आप सवाल बहुत सारे हैं, पर अभी क्योंकि आपने घर की बात करी है, आपके बंगले को हमने सुना है कि आपने गांव के थीम पे पूरा बनाया है। अरे वो एक पत्रकार था, वो बड़ा चालू था। वो आया कोई और गाड़ी का शो करने, सुनेगा भी कभी, दोस्ती है अपना सिद्धार्थ। तो मैं ले गया बंगलों में नीचे कि सत्तू पिला देते हैं तुम्हें। तो सत्तू बोला, अरे सत्तू बना रहे हो आप, मैं रिकॉर्ड करूं क्या? मैंने बोला हाँ कर लो। सत्तू रिकॉर्ड करते ही सत्तू पीते हुए, बहुत शानदार है, बिहार में कैसे पीते हैं, क्या पीते हैं, अरे ये क्या है टेबल। तो मैं अब टेबल के बारे में बताने लगा कि ये मैसूर का है, वहाँ की कारीगरी है, हाथ की काम है। फिर वो घर पूरा रिकॉर्ड कर लिया, वो गलती से आ गए। हाँ, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। मैं कभी भी अपनी गाड़ियां या अपने घर नहीं दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने जीवन में कौन सा घर लिया और कौन सी गाड़ी ली। मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो है मेरी यात्रा। मेरी यात्रा आपको इंस्पायर कर सकती है, मेरी गाड़ियां आपको इंस्पायर नहीं कर सकती हैं। तो वो बाई फ्लूक आ गया, मीडिया में आ गया और बहुत सारे लोगों ने देख लिया। मैं कई बार छिप जाता हूँ, कोई सवाल करता है तो। हाँ, हम जब जहाँ रहते हैं वो चाहते ही है कि हम अपने मन लायक छोटी सी दुनिया बना लें। तो मुझे मन था खटिया, लकड़ी के चूल्हे का, जात का, इन चीज़ों का, तो वो इकट्ठा करके रखा हूँ। जब काम नहीं होता है तो मैं उसमें खेती भी करता हूँ। पालक, भिंडी लगी हुई है अभी, तो ये सब करता हूँ थोड़ी बहुत। आपने कहा कि जब काम नहीं होता है, ये मानना बड़ा मुश्किल है कि अब वो मौका आपके पास आता है कि आपके पास काम ना हो। नहीं, अब मैं इंटेंशनली काम छुट्टी लेता हूँ, नहीं करता हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि छुट्टी कितना आवश्यक है जीवन के लिए। मैं 30 दिन में 29 डेज और 350 दिन करता था काम। वो करते करते मैं थक गया और बर्नआउट होने लगा, मुझे बोरियत होने लगी। तो मैंने अब थोड़ा सा स्लो कर लिया है। एक काम करके 20-25 दिन की छुट्टी लेता हूँ और फिर मैं दूसरे पे लगता हूँ। तो पंकज जी, एक सवाल मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी पूछूं, क्योंकि आपने वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी है। तो एक तो ये तो अभिनेता की तरफ से आ गई कि कैसे वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं, और आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है। एलएनटी के चेयरमैन ने कुछ कह दिया, उसके इन्फोसिस के चेयरमैन ने कुछ कह दिया। आपकी उसमें मत में, आपकी राय में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस?
एंड एट द पोजीशन यू आर इन राइट नाउ, आप कैसे उस चीज को मैनेज करते हैं और कितना जरूरी है इनके लिए समझना? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल की ये जो भागदौड़ की दुनिया हो गई है और उसमें लोग भूल ही गए हैं कि हम किस लिए चले थे, कहाँ के लिए निकले थे, और रास्ते में ऐसी रैट रेस में फंस जाते हैं कि वो अपने लक्ष्य से ही भटक जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस की चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें हर समय याद रखनी चाहिए कि हमारा जो जीवन का समय है, जो हम नौकरी कर रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो ठीक है, पेट भरने का एक साधन तो है और उसके प्रति ईमानदार भी रहना है, काम भी करना है, मेहनत भी करनी है, परंतु हमारे दूसरे भी दायित्व हैं। हमारे माता पिता के प्रति हमारे दायित्व हैं, हमारे परिवार के प्रति हमारे दायित्व हैं, हमारे समाज के प्रति हमारे दायित्व हैं। इन सबको अपनी अपनी स्पेस मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड विच एक्चुअली ग्राउंड्स यू। आज जैसे हम पंकज जी को देख पा रहे हैं कि अभी कितने ग्राउंडेड हैं, और उसका एक मूल कारण मुझे समझ में यही आ रहा है कि ये कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं हर चीज़ के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, और इसीलिए ये आज जड़ से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, उतने ही हम्बल हैं, और वास्तव में इसीलिए उनके किरदारों में भी वो चीज़ चल करके आ जाती है। आर्टिफिशियलिटी नहीं रहती, कॉस्मेटिक वो नहीं रहता, जो बात है वो अंदर से है, दिल से है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे मैं भी इनसे पहली बार से ही कनेक्ट हो गया, वरना इतने फिल्म स्टार्स और भी इन दोनों के बीच में मैं ऐसे बैठा हूँ जैसे फिल्मों के बीच में सेंसर बोर्ड बैठा रहता है। सरकारी आदमी किसी काम का नहीं, केवल कैची कट लगाना और ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप लगाना, यही सरकारी लोगों का काम होता है। फिर भी मुझे इन्होंने बिठा के रखा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने ये देखा कि इनके साथ मैं कनेक्ट इसीलिए हुआ क्योंकि ये इतने ग्राउंडेड हैं और चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, जिंदगी को जी रहे हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली मनी, इट्स नॉट ओनली फेम, लाइफ इज वे बियॉन्ड दैट। ये बात आप सबको अगर अभी से समझ में आएगी तो शायद अपनी लाइफ के साथ भी आप जस्टिस कर पाएंगे और अपने परिवार के साथ भी कर पाएंगे। मैं तो सैटरडे संडे को काम करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, छुट्टी का दिन छुट्टी रखना कोशिश करता हूँ। मेरे अधीनस्थ यहाँ पर हैं, वो हो सकता है बाहर निकल के मुझे बोलते आप स्टेज पे कुछ और बोलते हो, कुछ अलग से करते हो, परंतु मैं जब तक मेरे ऊपर कोई नई मजबूरी होती मैं किसी को परेशान नहीं करता। 6 बजे के बाद मैं अपना बस्ता मारने की कोशिश करता हूँ, अपने घर की ओर रुख करता हूँ, कोशिश करता हूँ आर्टी पार्टी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी हॉबीज़ है, मेरा अपना प्रायोरिटीज़ है, उन प्रायोरिटी में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता नहीं हूँ और किसी तरीके से किसी का दखल भी नहीं चाहता हूँ। वास्तविक बात यह है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में इस तरीके से रह करके काफ़ी प्रसन्न हूँ और अपने काम के साथ भी जस्टिस कर पा रहा हूँ और बाकी सब चीज़ों के साथ भी जस्टिस कर पा रहा हूँ। इस पर जो है अगर आप सबकी इजाज़त हो पंकज जी और सर आपकी भी इजाज़त हो तो 4 पंक्तियां हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कि जीवन की इस आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें भला बुरा। जिस दिन मेरी चेतना जागी मैंने पाया मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक बुलावे में भूला, हर एक लगा हुआ है अपनी अपनी देन लेन में। और आखिरी 4 पंक्तियां कि मेला जितना ही रंग रंगीला भड़कीला था मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी, जितना ज्यादा संचित करने की इच्छा थी उतनी ही छोटी अपने कर की झोरी थी। कर की झोरी इतनी ही है भैया, इतना ही संचित कर पाएंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस बना लिया जाए, वो बहुत जरूरी है। सर अब थोड़ी सी फिल्मों की बात कर लें, प्रोसेस की बात कर लें। एक अभिनेता के तौर पर प्रोसेस बड़ा ज़रूरी चीज़ है और उस प्रोसेस में कई बार प्रोसेस बहुत कुछ ले भी लेता है आपसे। जैसे अगर कालीन भाई किरदार की बात करें तो जितना उन्होंने कम बोला है इसका मतलब कि अंदर उतना ही है, जज्ब किया है। कितना मुश्किल, चाहे वो कालीन भैया हों, चाहे सीक्रेट गेम्स में जो गुरुजी थे वो हों या और भी किरदार हों, कितना आसान या मुश्किल होता है या ये किरदारों पर डिपेंड करता है द प्रोसेस। So, how do you approach the character and how easy or difficult is it उस प्रक्रिया में जाना और फिर खत्म होने के बाद उससे बाहर आ पाना? मुश्किल काम है, अभिनय मुश्किल काम है। पर्दे पे जितना आसान लगता है वो उतना आसान है नहीं। जितना एफर्टलेस दिखता है कि अरे ये तो कुछ प्रयास नहीं था, बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। और कई बार दुनिया में इकलौता हम लोग ऐसे लेबरर हैं, मजदूर हैं
श्रमिक हैं जो इमोशनल लेबर भी करते हैं। बाकी हर पेशे में फिजिकल लेबर होता है, शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम, दिमाग का काम या शरीर का काम। हम इकलौते श्रमिक हैं जो इमोशन पे मजदूरी करते हैं। ये पीड़ा हमारी नहीं है, ये दुख हमारा नहीं है, फिर भी हम उस दुख को रिक्रिएट करते हैं। और उस रिक्रिएट करने में हम अपने दिमाग से एक झूठी सूचना देते हैं अपनी बॉडी को। यही एक्टर की ट्रेनिंग होती है बेसिकली। तो उसमें बहुत पीड़ा होती है और इसीलिए एक्टर बहुत फ्रेजाइल होता है कि वो बहुत जल्दी चिढ़ सकता है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो सकता है, क्योंकि एक इमोशनल डिस्टरबेंस हमें हमारा काम देता है। कई एक्टर हैं वो उतने डेप्थ में जाने की उनको जरूरत भी नहीं है और चल जाता है, बैकग्राउंड स्कोर भी काम कर देता है। लेकिन हम थिएटर वाले एक्टर हैं, हम चाहते हैं कि कितना ट्रूथफुल रहे, और ट्रूथफुल होने के चक्कर में किरदारों की दुख, वेदना, पीड़ा लेके हम अपने घर आ जाते हैं कई बार, और वो हमारी जिंदगी में आ जाती है, और हमारी जिंदगी की खुशी जो हैप्पीनेस है वो हम किरदारों को दे आते हैं। तो आप अक्सर देखेंगे तो बजा ही लो। तो कठिन काम है ये क्राफ्ट, बहुत मुश्किल काम है, और जितना सीखो उतना लगता है कम जानते हैं। मैं पहले बहुत अभिनय पे बातें करता था, अब मुझे लगता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सर ने सवाल किया तो इसके लिए ये बातें कह रहा हूँ, और जो अनुभव हुए जीवन में कि कई बार गुजरा। गुड़गांव नाम की एक फिल्म है, वो कर रहा था, तो वो करने के बाद मुझे लगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मतलब हो भी गया था कुछ दिन के लिए। तो क्योंकि आप एक झूठी सी सूचना दे के दिन भर आप उस किरदार के मनोस्थिति में जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो जीने का प्रयास करते करते वो बॉडी को थोड़ी पता है कि यार मैं एक्टर की बॉडी हूं। मुझे पता है कि मैं एक्टर हूं, लेकिन मेरी बॉडी को नहीं पता है कि ये एक्टर की बॉडी है। किसी की बॉडी को नहीं पता है। योग इसीलिए बहुत जरूरी है, योग करना नियमित, किसी के लिए भी, पत्रकार हो, खिलाड़ी हो, अधिकारी हो, क्योंकि इसका और इसका सिंक बना रहे, इसका योग बना रहे। तो शरीर फिर हम लोगों का कई बार वैसा रिएक्ट करता है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और ये मैंने लेटर ऑन ये महसूस किया टिकमदा अभी, कि ये बहुत जरूरी है एक अभिनेता को ना, ट्रेनिंग के बाद भी, 20 साल एक्टिंग करने के बाद भी मुझे ये समझ आया कि मेरा सेंटर गलत गड़बड़ हो रहा है। मैं किरदार के चक्कर में बहुत ज्यादा बह रहा हूँ या बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। मैं सोते वक्त जो अगले दिन शूटिंग है उसको 10 बार पढ़ता हूँ, उस सीन को, उस किरदार के बारे में सोचते हुए सोता हूँ। मुझे रात को सपने भी आते हैं वैसे ही। ये ठीक नहीं है, डिटैच होना जरूरी है। तो एक्टिंग आगे चल के धीरे धीरे अध्यात्म लगने लगता है कि ये आध्यात्मिक काम है, ये सिर्फ पैसा कमाने का और फिल्म करने का या स्टेज पे परफॉर्मेंस देने का मीडियम नहीं है। सच में आध्यात्मिक काम है ये, अगर आप उस नजरिए से और उतनी गहराई में जाना चाहते हैं तो। नहीं तो बाकी पैसा और गाड़ी कमाने का तो मीडियम है ही। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सब्स्टिट्यूशन पर सवाल पूछना चाहता था, पर मुझे लगा ये मंच नहीं है। सबसे मुश्किल किरदार कौन सा रहा होगा तैयार करने के लिए? कलीम भैया भी मुश्किल ही थे, क्योंकि मैं उस टाइप का आदमी हूं नहीं। हाँ, तो वो किसी को वैसे मुश्किल था गुड़गांव का केरी सिंह। कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स किरदार होते हैं ना, कि जिनकी एक्शन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो वो टफ होते हैं कम। तो वो केरी सिंह, गुड़गांव, न्यूटन भी थोड़ा सा कठिन था, और बाकी कठिन तो एक्टिंग ही होती है इटसेल्फ। और क्या बताऊं। गुड़गांव जरूर देखें आप लोग, जितने भी स्टूडेंट, सिनेमा के स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है। बहुत कमाल की पिक्चर, और सर का परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स बहुत जबरदस्त है। ये फेम, सफलता मिल गई है, लोग पीछे भी भागते रहते हैं। कैसे ग्राउंडेड रखते हैं? आप तो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड। छुप कर ग्राउंडेड रखता हूँ खुद को। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं यहाँ से निकलूंगा, आप में से बहुत लोग तस्वीर लेना चाहेंगे और मैं नहीं दे पाऊंगा, जो कि संभव नहीं है, और मैं ये दुख शाम रात तक मेरे साथ रहेगा। तो मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि प्लीज, मैं अभी सबमिट में था, गेट पे इतनी धक्का मुक्की होने लगी, कुछ पत्रकार भी थे, तो मुझे दुख हुआ। तो मैं मास्क लगाता हूँ, टोपी पहनता हूँ,
चश्मा लगाता हूँ और मैं मेट्रो में बॉम्बे में अकेले चला जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलता है कौन बैठा है। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अनाउंस करके कहीं आना, मुझे वो फिर दिक्कत होती है, फिर वो सफलता को का लगता है कि यार ये हेडेक ही है बिना मतलब का। वो फ्रीडम तो चाहिए ना कि हम भी आसानी से वॉक करते हुए चले जाएं। आधुनिक इस युग में जी रहे हैं जहां स्मार्टफोन है, हर कोई अपने प्रिय अभिनेता के साथ फोटो लेना चाहता है। मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी मेगापिक्सल का लेंस ये है, ये दोनों आंखें, और इससे बड़ा मेमोरी कार्ड नहीं बना है। तो आप इससे रिकॉर्ड कर लो और इस मेमोरी कार्ड में डाल दो, ये भी तो स्मृतियां हैं। स्मृतियां सिर्फ मोबाइल में होती हैं, आजकल हर कोई मोबाइल में स्मृतियों को बनाने में लगा है, इसकी स्मृतियां खो रहे हैं हम लोग। तो ग्राउंडेड कैसे रहता हूँ, जैसे तैसे काम चला लेता हूँ। बाकी हाँ, मैं कैसे रहता हूँ ग्राउंडेड, मुझे पता है कि ये आज कोई सेल्फी चाहता है, 10 साल पहले कोई नहीं चाहता था। इसी भोपाल में अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन पे उतरा था और बैग लेके भारत भवन चला गया था नाटक करने। मुश्किल से 150 लोग आए थे। तो और आज से फिर 15 साल बाद वापस मैं अब्दुल्लागंज में उतरूंगा और भारत भवन जाऊंगा, वापस 150 लोग रहेंगे। कल किरण ने मुझे बोला, कल किरण जी मुझे बोली कि मैंने रात को देखा कि 800 कैपेसिटी है और 700 ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो मैंने बंद किया कि ऐसा ना हो कि भीड़ बढ़ जाए। पटना में हुआ था, वो एक मीडिया हाउस ने आयोजन किया था और 5000 की कैपेसिटी में उनको लगा पूरे दिन का आयोजन है, इदार होंगे जो शायद अंदर आए भी नहीं होंगे, बाहर बैठे होंगे ड्यूटी में, वो भी उतने ही वैसे ही जीव है, उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को अंतर नहीं पड़ता है। मैं किसी भी आदमी को वो जितना डिजर्व करता है उससे ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। भाभी का क्या योगदान है सक्सेस में, सबको पता है, ग्राउंडेड रहने में। हाँ, जैसे मेरे घर में मुझे बोल देती हूँ कि सुनो ये जहाँ पैसे मिले वहां बोलना है इस तरह से। अरे एक स्क्रिप्ट है, मैं बोल रहा हूँ कर लूँ, वो बोल रही है कि मुझसे मत पूछो। हाँ, मुझको परसों मना कर दिया कि खबरदार ये करने नहीं करना है तुम्हें। मैं बोल रहा मैं समझा रहा हूँ कि अरे ऐसे होगा ऐसे होगा, नहीं मैं नहीं जानती। तो वो मुझे हड़का के रखती हैं और मैं हड़क के भी रहता हूँ। रहना चाहिए, हमने तो तय किया है ना जीवन साथ में चलना है, तो फिर रहना चाहिए। तो वैसा ही है, पर उनका काफी योगदान है, उन्होंने उनकी शक्ति मुझ में दिखती है। सर, मध्य प्रदेश से आपका बड़ा ही खास रिश्ता है। यहाँ जितनी फिल्में आपने शूट करी हैं, हमने सुना जीआईएस समिट में सबकी सब सुपर डुपर हिट रही हैं। तो क्या ऐसा कुछ संभावना है ऐसी कुछ कि अब आप सारी शूटिंग एमपी लेकर आ जाएं कि चलो ये गारंटी कि यहाँ शूट करोगे तो हिट तो हो ही जाएगी? बट ऑन द सीरियस नोट, फर्स्ट मेमोरीज और फिर जो आखिर 3-2 आखिर में शूट करी, तो क्या फर्क देखते हैं आप? एक तो यहाँ लोग बड़े अच्छे हैं, कभी शूटिंग वालों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम चंदेरी में आसानी से काम करते हैं, कोई बाजार दुकान वाला भी बोलेगा हाँ करो कोई बात नहीं, अच्छा इसको हटाना है वो भी हटा देगा। तो बहुत कोऑपरेट करते हैं लोग बड़े वार्मथ वाले हैं, अच्छे हैं। लैंडस्केप खूबसूरती, हेरिटेज, आर्किटेक्ट जो सर के डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्ट करके बचा के रखा है। सर बम्बई में फिल्म वाले ये बात करते हैं कि एमपी में शूटिंग है तो ये उनकी बात चलती है कि कोई टेंशन नहीं है, इत्मीनान से जाओ, क्योंकि सच में यहाँ फिल्म डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट के लोग बॉम्बे वालों के लिए मतलब फोन कॉल अवे है। किसी को कोई दिक्कत होती है, रात में लाइट ऑफ हो गई थी वहां चंदेरी फोर्ट की और डीओपी बोला कि नहीं मुझे फोर्ट दिखाना है, आधा घंटे शूटिंग रुका रहा और वो गार्ड बोले कि मुझे ऊपर से अनुमति दिलाओगे तब जलाऊंगा लाइट, ऐसे कैसे, सब हो गया, लाइट जल गई, शूटिंग चालू हो गया, 30 मिनट रुके थे हम लोग बस। तो इसीलिए जब जिस साल मुझे नेशनल अवार्ड मिला, 2 साल मुझे मिला है तो किसी एक साल याद नहीं मुझे, उसी साल एमपी गवर्नमेंट को फिल्म फ्रेंडली स्टेट का भी अवार्ड मिला था। हाँ जी, तो मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई कि यार ये बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि फिल्म फ्रेंडली स्टेट तो जेन्युइन है। ये फिल्म वाले भी बातें करते हैं, मैं खुद 5 फिल्में किया हूँ, स्त्री का 2, लुका छुपी 3, ओ माय गॉड 2। 35 साल हो गए बाद महाकाल टेम्पल में शूटिंग थी और वहाँ के जिलाधिकारी और फिल्म ने बोला कि करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्रांगण में मेरी दुकान जो है ओ माय गॉड 2 की, वो कैंपस के पीछे प्रांगण में है वो दुकान। तो
और अक्षय कुमार जी आए एक दिन महाकाल में शूट करने के लिए, बॉम्बे से वो करके चले गए। मैं तो ज़्यादा दिन था वहाँ, इंदौर किया, इंदौर के फूल मंडी में किया, तो बहुत ही अद्भुत है। मैं तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि और भी फिल्में आएँ, और आएंगी ही। स्त्री 3 भी आनी है, तो उसके लिए तो वापस हम आएंगे यहीं पर। सर आप एक ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर हैं, लेकिन मुझसे इसमें कहा गया है कि आपसे गुजारिश करें गाने की, पर मैं वो नहीं करूँगा गुजारिश। मैं ये जानना चाहूँगा, हाउ इम्पोर्टेंट इज द नॉलेज ऑफ म्यूजिक, संगीत की समझ होना कितना ज़रूरी है? मैं ग्वालियर में जो बाजार है ना उनका, तानसेन का है ना ग्वालियर में, तानसेन। हाँ, तो मैं वहाँ गया हूँ एक बार, तो एक हमारे टीचर कहते थे कि तानसेन मत बनो, कानसेन बनो। तो संगीत के लिए कानसेन बनना जरूरी है कि आपके कानों को समझ होनी चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि संगीत तो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो तो ईश्वरीय चीज है, वो अद्भुत चीज है, जो उसका इम्पैक्ट हम सबके जीवन में होता है। आजकल थोड़ा कान फोड़ू और कर्कश ध्वनियां होने लगी हैं, नहीं तो संगीत तो अपने आप में थेरेपी है और वो आध्यात्मिक मामला है पूरा। और मैं ये भी मानता हूँ कि संगीत की ट्रेनिंग जब आप लेते हैं तो आपकी आवाज भी खुलती है, तो यू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर आल्सो। वो तो बतौर एक्टर वोकल कॉर्ड के लिए है ही। सामवेद में गाने की परंपरा है, सामवेद के जो मंत्रोच्चार है, मैं अभी काशी में गया था, तो सामवेद के जो छात्र सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे मिला और देखा वो क्या सुर में मंत्रोच्चार कर रहे थे और क्या आरोह अवरोह था उसमें। मुझे तो वो संगीत दिखने लगा। तो उन्होंने बताया, जो गुरुजी थे, कि सामवेद में है ये परंपरा, म्यूजिकल परंपरा ही है मंत्रोच्चार का। संगीत और कम्युनिकेशन स्किल से की जब बात करते हैं तो एक वसीम बरेलवी की 2 लाइनें याद आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल पर ये समझ लीजिए कि दिस इज द फाइनल वर्ड, कि वो कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल में आपको टाइमिंग और डिलीवरी, हाउ, एक एक्टर के लिए तो उसकी आवाज और उसकी आंखें बड़ा अच्छा जरिया ऑडियंस से कम्युनिकेट करने का, बट बाकी लोगों को लगता है कि हम एक्टर नहीं है या वॉइस आर्टिस्ट नहीं है तो हमें अपनी आवाज या अपनी कम्युनिकेशन पे काम नहीं करना चाहिए। आपकी क्या है? बिहार में एक कहावत है कि बातचीत मतलब बात जो है ना, वो भात भी खिलाता है और लात भी खिलाता है। तो वो बहुत आवश्यक है बात करना, कि आप छात्र होंगे और आपकी कोई समस्या होगी और सर के पास बैठे हैं यहाँ तिवारी जी, अपने अध्यापक के पास जाके आप किस तरीके से अपनी समस्या रखते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको निर्णय लेने में कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए। और ये इसकी बहुत लैकिंग मुझे कई बार दिखती है मेरे अभिनय जर्नी में भी। सर बॉम्बे में जो फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग वाले से हर किसी से, उसमें कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन स्किल की भी योगदान है। कि मैं पढ़ता था, लिटरेचर काफी पढ़ा लिखा हूँ, और तो मुझे समझ में आया कि गुरु नहीं, अपनी बात को कैसे रखोगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ काम में ही नहीं, संबंधों में भी, जीवन में भी। तो वो बहुत जरूरी है, वो डेवलप करना, क्योंकि उसी से ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी बातचीत करने की क्षमता, उसका स्किल कैसा है कि आपकी समस्या सामने वाला बिल्कुल समझ जाए। पढ़ने की आपने बात करी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये कला थोड़ी सी लुप्त होती जा रही है पढ़ने वाली, और जब आप पढ़ते हो तो नई नई चीज़ें। अभी मैं बड़ा लेट हो गया रात दरबारी पढ़ने में, तो अभी खत्म हो गई, आधी 3/4 खत्म हो गई। तो उसमें एक चीज़ बड़ी कमाल की पढ़ी मैंने, मेरे साथ रह गई, कि हम यूज़ करते हैं ना, बाछे खिल गई। तो उसमें श्रीलाल जी लिखते हैं कि रंगनाथ की बाछें वो जहाँ भी होती हैं शरीर में, वो खिल उठी इस बात से। मैंने कहा ये भी अच्छा पर्सपेक्टिव है, हम बोलते तो रहते हैं बाछें खिल गई, बाछें होती क्या है। पढ़ने का कितना इंपॉर्टेंस है, और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। देखो किताबें जो है ना, हम जब, आज मैं वीडियो फॉर्मेट का आदमी हूँ, मेरा काम है स्क्रीन पे आता है। स्क्रीन की समस्या ये है कि आपकी इमेजिनेशन की, कल्पना करने की शक्ति को वो छीड़ कर देता है। अगर वहां चांद दिखाना है तो एक चांद दिख जाएगा। हम किताबें जब पढ़ते हैं तो हमारी इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति बढ़ जाती है। या रेडियो अगर हम सुनते हैं, चूंकि वो सिर्फ हमारे एक सेंसेज उसमें काम कर रहे हैं, कान सुनने में, तो हमारी इमेजिनेशन की और ब्रेन की क्षमता बढ़ाती है वो।
या जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ आंखों से वो सूचना जा रही है और इमेजिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो एक किताब 2 लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 2 किस्म की विजुअल बन जाए। एक फिल्म 2 लोग देखेंगे तो एक ही विजुअल मिलेगा जो डायरेक्टर ने बनाया है। इसलिए किताबें जरूरी हैं आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपके इमेजिनेशन के ग्रोथ के लिए। इसी कारण से अभी इनफैक्ट आप लोग आए हो, 800 लोग हैं, तो मैं प्रचार भी अपना कर लेता हूं थोड़ा। एक वेलवेट नामक ऑडियो ऐप हमने बनाया है सिर्फ ऑडियो के लिए, ऑडियो स्टोरीज के लिए। आप अपने फोन के ऐप स्टोर में जाओ, जो भी फोन है आपका, और उसमें है, फ्री है, उस पर कहानियां हैं। हम ऑडियो फॉर्मेट में कहानियां कह रहे हैं, उसमें हम वो कहानियां ला रहे हैं जो कि हमारी दादी नानी सर बेड टाइम स्टोरीज सुनाती थी या लोक कथाएं सुनाती थी। अब हम सब दादी नानी के साथ बच्चे नहीं है, स्क्रीन में डूबे हुए हैं। उनके लिए कि ऑडियो चला दो और बच्चा या बड़ा आदमी कहानी सुनते सुनते सो जाए, तो उसके आंखों की सेंसेज को आराम मिल रहा है, सुन रहा है। इसलिए किताबें भी जरूरी हैं ताकि आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो, विकास हो। जो जिस शिलाल शुक्ल का नॉवेल है ये, वो भी एक IAS अधिकारी थे, यूपी कैडर के, और उन्होंने अद्भुत किताब लिखी है, सटायर है वो। शिवपालगंज नाम की एक जगह है, वहां की कहानी है। 100 साल उनके इस साल पूरे भी हुए हैं कुछ दिन पहले। तो वो किताब आपकी लाइब्रेरी में होगी। हाँ, तो आप लोग जाएं, जरूर पढ़ें। अद्भुत किताब है और इंटरटेनिंग किताब है, हंसते हंसते गिर जाओगे। उसमें रूपन की प्रेम कहानी भी है, उसमें बद्री पहलवान है, उसमें एक शनिचरा है, जो उसमें वैद्य जी है। मैं वैद्य जी करता था, जब उसमें हम लोग नाटक बनाए थे तो मैं वैद्य जी करता था। हैं बहुत सारे, आप लोग जरूर पढ़ें वो कहानी। और वैसे भी नियमित रूप से अपनी लाइब्रेरी में जाएं। मुझे अफसोस है कि मैं जब ड्रामा स्कूल में पढ़ता था तो मैं लाइब्रेरी में कम समय देता था, सोने जाता था लाइब्रेरी में, क्योंकि एसी बड़ा अच्छा था वहां का, और किसी कोने में जाके सो जाता था। अब मुझे दुख होता है कि यार उतनी समृद्ध लाइब्रेरी थी, एक्टिंग और आर्ट के ऊपर दुनिया की किताबें हैं। वैसे ही आपकी लाइब्रेरी में तमाम किताबें होंगी। हफ्ते में एक दिन जाओ, ढूंढो, निकालो और पढ़ना शुरू करो। यकीन मानो बहुत कुछ बदलेगा, उससे बहुत कुछ बदलेगा। मेरे ख्याल से हिंदी की अगर पढ़नी हो तो राग दरबारी और काशी की अस्सी, इन दो से, क्योंकि काशी की अस्सी की भाषा ऐसी है कि यंगस्टर्स को थोड़ा सा रिलेट भी कर लेंगे। बहुत काशीनाथ सिंह का है, वो भी अद्भुत किताब है। काफी कुछ है, बहुत बड़ा संसार है हिंदी लिटरेचर का। सर, क्योंकि पढ़ाई की बात हो रही है तो मैं सर से भी जानना चाहूंगा। सर ने UPSC क्वालिफाई किया और उसमें पढ़ने का बहुत बड़ा रोल होता है। नॉलेज इज सुप्रीम ओवर देयर। आपका योर थॉट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, जस्ट रीडिंग? नहीं, बिल्कुल मैं पंकज जी जो बोल रहे हैं 100% सहमत हूँ कि अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म साथी हो सकता है, अच्छे बुरे दोनों समय में साथी हो सकता है, तो शायद हमारी किताबें ही हमारी साथी हो सकती हैं। सभी लोग साथ छोड़ देते हैं कभी ना कभी, मतलब सबसे नज़दीक जो व्यक्ति है उससे भी बहुत बार आप बहुत सी चीज़ें नहीं शेयर कर सकते, परंतु किताब जब पढ़ते हैं तो उसमें ही आपकी पढ़ते पढ़ते ही आप एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और आपको बहुत एक प्रकार से हीलिंग इफेक्ट भी उसका होता है। तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है। मैं देख के थोड़ा सा कष्ट होता है कि जब से स्क्रीन वाली दुनिया आ गई है तो बहुत कम हो गया है किताबें पढ़ना। इतना कंफर्ट रहता है मुझे, तो कोई मुझसे बोले सबसे अच्छी छुट्टी बनाने का तरीका क्या है, सबसे अच्छा संडे आपका क्या होता है, तो मेरा हिसाब से संडे वो होता है जहाँ ना कोई फ़ोन आए ना मोबाइल बजे, एक कोने में पड़ा हुआ एक मुझे बेड का कोना मिल जाए और अपनी मनपसंद किताब जो मेरी मनपसंद की हो चुपचाप पढ़ने को मिल जाए 2 घंटे, कोई डिस्टर्ब ना करे। दैट इज़ द बेस्ट टाइम आई कैन हैव विद माई सेल्फ। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि आपको हमेशा हर तरीके से लाभ देगी, प्रोफेशन में लाभ देगी, अपने काम में लाभ देगी, जीवन को संवारने में लाभ देगी, मानसिक रूप से संतुलन बनाने में लाभ देगी। इसकी जितनी भी बढ़ाई की जाए कम है। आप कहीं से भी स्टार्ट करें, फिक्शन से स्टार्ट करें, कहीं से स्टार्ट करें, मगर वो आप पहुंच जाएंगे अपने स्तर तक जहां तक उसको ले जाना है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड। रीडिंग किसी भी हालत में अंडरमाइन नहीं की जा सकती, किसी भी कीमत पे रीडिंग नहीं छोड़नी है। हम छात्रों को, हम भी छात्र हैं, आप भी छात्र हैं, मैंने UPSC क्लियर किया है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कुछ अच्छी आदतों को अगर हमने आगे मेंटेन किया है वो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि आप सब जरूर इस बात को, पंकज जी की बात को ध्यान से सुनें।
अच्छा, पंकज जी ने जिक्र किया कि श्रीलाल शुक्ल आईएएस अधिकारी थे। एक और बहुत फेमस आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, आप लोग बता सकते हैं कौन सी? अच्छा, स्लम डॉग मिलियनेयर जो फिल्म बनी वो किस किताब पर आधारित है? वो आधारित एक किताब है जिसका नाम है Q&A, जिसको लिखा है आई थिंक 85 बैच के आईएफएस ऑफिसर विकास स्वरूप ने। तो सर एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है आईएएस ऑफिसर्स का किताब लिखने का, आपकी किताब हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं पढ़ने वालों में हूँ, लिखने वालों में नहीं हूँ। इंसिडेंटली श्रीलाल शुक्ल जी के जो सुपुत्र हैं वो यहीं पे जागरण लेक यूनिवर्सिटी में ही कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में उसके हेड है, और विकास स्वरूप भी जागरण लेक यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं कुछ समय पूर्व। अच्छा, आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं। मुलाकात हो सकती है उनसे? नहीं, अब तो शायद वो छोड़ के चले गए हैं, कहीं अब्रॉड है अभी, बट इन दोनों का भी नाता भोपाल से रहा है। तो समझ लीजिए वर्ल्ड रिनाउंड फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का जो बेस है वो एक हिंदुस्तानी राइटर, हिंदुस्तानी आईएफएस अधिकारी विकास स्वरूप का दिया हुआ है। सर, लुका छिपी एक ऐसी फिल्म थी जो आपने एमपी में शूट करी, उसमें बड़े सारे ऐसे सीक्वेंसेस थे जो जब आप एक थोड़ा सा फिल्म कर लेते हो तो आपको समझ में आता है कि कैसे शूट हुआ होगा। तो कुछ ऐसी यादें हैं क्या उस फिल्म से जुड़ी जो शूट करने में दिक्कत आई होगी? काफी ऐसे सीक्वेंसेस हैं जहाँ आप लोग दौड़ रहे हैं, कहीं गलियों में भाग रहे हैं, पीछा कर रहे हैं आप कार्तिक आर्यन का। हाँ, वो ग्वालियर में नहीं आई थी, सब बहुत स्मूथ चला गया था। लुका, मुझे अभी याद है कि सब सोचेंगे ना कि फिल्म वाले आके किताबों की बातें कर रहे हैं इसीलिए मैं ले आया वापस। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यादें बहुत हैं। कार्तिक और कृति दोनों मेरे बहुत ही अजीज हैं, खास हैं। दोनों मेरी तरह एक ग्वालियर से आए हैं, एक दिल्ली से आई है, इंजीनियरिंग पढ़ के दोनों आए हैं। मैं होटल मैनेजमेंट पढ़ के गया था। तो हम वो लोग हैं जो कुछ माँ बाप कुछ और बनाना चाहते थे और हमारे भाग्य में कुछ नियति को कहीं और ले जाना था, तो सिनेमा में चले आए। तो कभी कोई लक्ष्मण उतेकर जो उसके डायरेक्टर है, अभी छावा उनकी फिल्म आई है, चल रही है। अद्भुत जर्नी है उस व्यक्ति की। महाराष्ट्र के एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का लड़का जो ऑफिस अटेंडेंट था, ऑफिस बॉय था, वहां से लेके वो कैमरा अटेंडेंट बनता है, फिर डीओपी बनता है, सिनेमेटोग्राफर बनता है, फिर डायरेक्टर बनता है। लुका छुपी, मिमी, छावा, ये फिल्में बनाते हैं। तो ये कहानियां मैं लक्ष्मण सर की एक बात इसलिए बताई कि बहुत पॉसिबिलिटी है हम सबके जीवन में। हमारी जीवन यात्रा हमें कहीं भी ले जा सकती है। कभी बस डीमोटिवेट और कमतर नहीं आंकना है अपने आप को, सिंसियर रहना है, हार्डवर्क करना है और ट्रैक पे लगे रहो, धीरज रखो, कहीं भी पहुंच सकते हैं हम सब जितने लोग बैठे हैं। हम आज 3 मंच में बैठे हैं, ये इसमें 900 में से 700 लोग कल मंच पे इधर बैठेंगे और कोई नया 700 जनता आपको सुनने आएगी। ये है जीवन। अच्छा, सर ने छावा की बात कर दी है, मैं थोड़ा सा रोक रहा था अपने आप को, मैं होगा कि खुद ने एक्टिंग करी तो प्रमोट करा। देख लीजिएगा, छावा अच्छी पिक्चर है और उसमें एक पेशवा नीलोपंत भी है, तो उनको पहचानिएगा। मैं एक बात जरूर बीच में इंटरप्ट करूंगा, मॉडरेटर जी के अधिकार क्षेत्र में जाकर के दखल दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसे कैसे घूमते फिरते आप यहाँ तक पहुँचे। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, पंकज जी की जर्नी कमाल है। मेरी जर्नी एक्चुअली मैंने एमबीए किया इंटरनेशनल बिजनेस में और ये 2004 में पास किया मैंने। और फिर भारत सरकार का एक उपक्रम था एमएसटीसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में है, वहाँ पर मैं जूनियर मैनेजर था और इम्पोर्ट फाइनेंसिंग देखता था। आई यूज्ड टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल फॉर स्टील इंडस्ट्री। और 29 साल की एक जवान उम्र में मुझसे किसी ने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी। मैंने कहा मैं गाना नहीं गा पाता हूँ। तो बोले नहीं साहब, गाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। मैंने अच्छा क्या, तो उन्होंने मुझे स्टूडियो दिखाया, रिकॉर्ड कराया और एट द एज ऑफ 29 आई रियलाइज दैट दिस इज माई पैशन। आई सेड यार ये कमाल की चीज़ है। बट हम सब के मोमेंट, जीवन में ऐसे मोमेंट आते हैं, बट हम क्या करते हैं, अरे नौकरी कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिलेगा। वी डोंट एक्सप्लोर इट। मैंने बस ये किया कि एक्सप्लोर किया। 3 साल उसमें क्राफ्ट ट्रेनिंग करी, नौकरियां बदली, सरकारी नौकरी छोड़ दी। 32 साल की उम्र में आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब एंड बिकम अ वॉइस एक्टर। करते करते 8 साल ये जर्नी चली। फिर किसी ने कहा थिएटर करो, आवाज़ और अच्छी होती है, तो इस तरह थिएटर में चले गए। बैरी जॉन साहब के साथ थोड़ा सा वर्कशॉप वगैरह करी, वॉइस ट्रेनिंग करा रहा था मैं। संजना सांगी जो दिल बेचारा की लीड है,
उनको मैंने वॉइस में ट्रेन किया था, तो मुकेश भाई से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और बोले ऑडिशन दोगे? मैंने कहा दे देंगे। तो फैमिली मैन मुझे इस तरह से मिल गया। तो एट द वेरी यंग एज ऑफ 42 आई बिकेम एन एक्टर। बट इसमें जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करी, मैं चाहूंगा कि आप सब करें, वो एक्सप्लोरेशन। सर ने भी कहा कि एक्सप्लोर करते रहिए अपने आप को। कोई भी चीज ना फाइनल नहीं होती। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बात कही है बड़ी खूबसूरत, ही सेज दैट इफ यू नो व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, यू बिकमिंग दैट इज योर बिगेस्ट पनिशमेंट। तो उसका रीजन यही है कि हम जब बन जाते हैं, हमें लगता है अभी ये राइट, हमें यहाँ से बस अब हम अपने पे काम करना छोड़ देते हैं। तो वो मत करिए, कीप एक्सप्लोरिंग। एक लास्ट सवाल सर, उसके बाद उनके सवाल। बच्चों को, और ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, ये एक झूठ आप लोगों से बोला जाता है कि लाइफ सेट हो जाएगी, 10th कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, 12th कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, ग्रेजुएशन कर लो, अभी आप लोग प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो ये कहा कह के भेजा गया होगा अच्छी तरह से करना, फिर देखना लाइफ सेट है। प्रॉब्लम ये है कि लाइफ कभी सेट नहीं होती, और हम इस उम्मीद के साथ नौकरी में जाते हैं कि लाइफ सेट हो जाएगी। ये कितना बड़ा कारण है बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस का, और इसको कैसे पार पाएं कि नहीं भैया जिंदगी तो स्ट्रगल ही है, वो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। आपके अनुभव और आपकी राय? मुझे लगता है सब जानते हैं ये बात। हाँ, कि वो आपको बार बार रीसेट करना पड़ेगा, सेट कुछ नहीं होता है। जो आज सेट होता है वो 4 दिन बाद सर्विसिंग मांगने लगता है, बोलता है फिर से रीसेट करो। तो जिंदगी भी वैसी है। 5 दिन योग कर लेने से या एक किताब पढ़ लेने से ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको रोज उठ के एक अनुशासन बनाना है और फिर वो अनुशासन को तोड़ना है। तो ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, आपको करना ही पड़ेगा। और समस्याएं, कठिनाइयां तौर रहेंगी, वो खत्म होने वाली नहीं है। आपके पास वो मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनसे कैसे डील करना है। उसके लिए प्रैक्टिस लगातार चाहिए, रोज का। वही रसरी आवत जात तो सिर पे पड़त निशान, वही कहावत है। सर योर व्यूज, बिकॉज जनरली होता है ना यूपीएससी क्लियर हो गया, अब ठीक है, तो चैलेंजेस और बढ़ गए। मैं तो अपने दोस्त को देखता हूँ, बेचारा अब ज्यादा परेशान रहता है, जब पढ़ता था तो कम परेशान रहता था। योर थॉट्स ऑन दिस? नहीं, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल लाइफ तो कभी सेट नहीं होती। लगता है जैसे ही हम एक दायरा पूरा करके वहां तक पहुंचते हैं, वहां से भी दूसरा दायरा दिखने लग जाता है। तो ये जीवन का क्रम है, चलते रहना है, परंतु उसमें फंसना भी नहीं है। ये भी बात सही है कि हम जहां पर हैं, हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, देखें, डिस्पैशनेटली देखें, और हम ये देखें कि भाई हमें चाहिए क्या जिंदगी में। अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। मैंने अपने सिविल सर्विसेज में देखे हैं लोग जो कि सब मतलब बड़ी मुश्किल से लाखों में 10 लाख लोग में सेलेक्ट होकर के 60-70 लोग IAS ऑफिसर बनते हैं। और ऐसे ऐसे लोग देखे, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, समझ में नहीं आता भाई तुम्हें चाहिए क्या था यार। तुम जब जहाँ के लिए चले थे वहाँ पहुँच गए, अब क्या चाहिए। तो ये कभी इसमें नहीं, मैं समझता हूँ कभी अंत नहीं है। परंतु जहाँ पर आप हैं, आप देखिए आप सेटिस्फाइड कितने हैं, आपको अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए क्या चाहिए, अपनी प्रायोरिटी क्या है। दुनिया से गाइड होने की जरूरत नहीं है, किसी से भी गाइड होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर से, अपनी अंतरात्मा जो आप जानते हैं अपने आप को, उससे ही गाइड होने की जरूरत है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा है। एक होटल मैनेजमेंट देखिए, सफलतम एक्टर बैठे हुए हैं। एक बिजनेस मैनेजमेंट देखिए, अपना क्या कर रहे हैं, अपने दिल की आवाज सुनी और दिल की आवाज में कूद पड़े, और देखिए आज कहाँ पहुंच गए, शिखर पे पहुंच गए। तो कोई गाइड नहीं कर सकता, कोई दूसरे वाले को देख करके कॉपी कैट नहीं कर सकता। अपना सबका रास्ता है, अपने अपने रास्ते तय करने हैं, अपनी अपनी दूरियां तय करनी है। कोई चीज छोटी नहीं है, कोई चीज बड़ी नहीं है। जो करो उसको एंजॉय करो, रिलिश करो, सेटिस्फाइड रहो। भगवान का बहुत धन्यवाद दो कि भगवान हमसे भी बुरी स्थिति में कितने लोग पड़े हुए हैं, हम तो कितने अच्छे हैं। इससे ज्यादा और कुछ जिंदगी में रखा नहीं है। बाकी आप कहीं भी पहुंच जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो अल्टीमेटली एक ही जगह आपको समाधान मिलेगा जब आप अपने अंदर झांकेंगे। मुझे तो ऐसे ही समझ आया। थैंक यू सर। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ, मैंने तो बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर आपने भी कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। और सवालों का सिलसिला तो नहीं खत्म होगा। लेकिन समय की पाबंदी है। यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज
और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।